नमस्कार जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम अलग अलग बीमारियाँ और अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में उनका क्या कुछ उपचार हो सकता है, किस तरीके से आप परहेज़ कर सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा करते हैं। आज जो हमने विषय चुना है वो है निसंतानता या बांझपन और होम्योपैथिक चिकित्सा में उसका क्या इलाज है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका द्विवेदी, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से समझना चाहें कि किस तरीके से बांझपन से निजात पाया जा सकता है, उनके क्या कुछ कारण हैं, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि बांझपन किसको कहेंगे। तो बांझपन को मैं इनफर्टिलिटी यहाँ पर बोलूँगी। तो अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करें तो वो मेल में भी हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है और औरतों में हो सकता है। तो अगर वैसी औरतें जिन्होंने अपने जीवन में एक भी बार माँ बनने का सुख नहीं प्राप्त किया है, उनको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी बोलेंगे। और दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसका मतलब है एक बार वो माँ बन चुकी हैं बट किसी कारण से दोबारा वो जब माँ बनना चाहती हैं तब वो माँ नहीं बन पा रही हैं। तो ये दो बेसिकली हमारे क्लासिफिकेशंस हो गए जो कि हम इनफर्टिलिटी के देखते हैं। जी, तो क्या कुछ कारण होता है बांझपन का या इनफर्टिलिटी का जो आमतौर पर महिलाओं को देखने के लिए मिलता है? देखिए, अगर हम महिलाओं के बारे में बात करें तो एज रिलेटेड होता है। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, मतलब 30 से ज़्यादा है या आप 40 से ऊपर हैं, तो आपको इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, जैसे कि आपका थायराइड हो गया है, AMH हो गया है। इसके अलावा आपके जो ओवरीज होते हैं, अंडाशय होता है, अगर उनका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, जिसको हम PCOD भी बोलते हैं, जिसकी बीमारी को, अगर वो है तो उसमें भी आप इनफर्टिलिटी देख सकते हैं। यूट्राइस, अगर आपका जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसकी कोई बीमारी है, जैसे कि फाइब्रॉइड हो गया है, सिस्ट हो गया है, पॉलिप हो गया है, या एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमाइसिस है, या कोई भी बीमारी वैसी है जिसके कारण वहाँ पर प्रेगनेंसी ठहरेगी नहीं, तो उसमें भी आप इनफर्टिलिटी देख सकते हैं। कई बार आपका ओवर वेट, आपके लाइफ, आपका खान पान, ये भी आपके इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कॉज हो सकता है। अगर हम पुरुष में बात करें तो पुरुष में स्ट्रेस हो सकता है, फीमेल भी स्ट्रेस होता ही है। पुरुष में स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग है, अल्कोहल हो गया। इसके अलावा अगर जो उनके स्पर्म काउंट्स हैं, शुक्राणु हैं, उनकी क्वांटिटी या क्वालिटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो कि एज के साथ कई बार होते हैं, या ऐसा दवाई चल रही है जिसके कारण मेल या फीमेल दोनों में से किसी में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, या आप ऐसी कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसके कारण भी कई बार आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। जी डॉक्टर, आपने कई कारण बताए और उसमें से एक कारण स्ट्रेस भी था। पहले के समय में महिलाओं की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की भी खबर आ जाती थी, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि महिलाएं जो हैं एक उम्र तक अपना करियर बनाना चाहती हैं, अपने लिए काम करना चाहती हैं और उसके बाद शादी या बच्चे देखती हैं। और स्ट्रेस जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। स्ट्रेस का और इनफर्टिलिटी का क्या कनेक्शन है? बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे पास पेशेंट आए हैं, मेल फीमेल दोनों कपल आए हैं और सारे टेस्ट लेकर आए, सब कुछ नॉर्मल है, कहीं पे दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हम डिटेक्ट करते हैं कि उनके बीच में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस क्या चीज़ का, ज़रूरी नहीं है कि एज रिलेटेड हो, बीमारी रिलेटेड हो, पैसे रिलेटेड हो या करियर रिलेटेड हो। कई बार आपका आपस में नहीं बनता है, वो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें हमारा फैमिली का और सोसाइटी का जो प्रेशर है, चाहे वो लड़की हो या आदमी हो, दोनों में से, उनमें भी कई बार आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि अब बच्चा कर लो, करियर का क्या करोगी, जो कि हमारे आम तौर में आप सोसाइटी में देखेंगे कि फीमेल्स को बोलते हैं कि पहले बच्चे कर लो, बाद में फिर आप करियर पे फोकस करना। तो इस तरीके के स्ट्रेस को या वर्क प्लेस के स्ट्रेस को अगर लड़का या लड़की, औरत या आदमी, दोनों में से कोई भी बहुत लंबे समय तक रखता है तो ये कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिसके कारण आपको फिर जो मैंने अभी आपको सारे कॉज बताए इसके पहले, उसमें से कोई ना कोई हो सकता है कॉज आ जाए और जिसके कारण इनफर्टिलिटी होती है। कई बार मान लीजिए अगर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुआ बट स्ट्रेस के कारण ही आपके बॉडी वो हार्मोन रिलीज नहीं कर रहे हैं जिससे आप संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। जी, यानी कि स्ट्रेस का कनेक्शन है हार्मोन से। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं तो हार्मोन जो हैं आपके इम्बैलेंस होंगे और उसके वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत होगी। मोटापा भी आपने एक रीज़न बताया है कि कई बार होता है महिलाएं मोटापा की वजह से भी कंसीव नहीं कर पाती हैं। ऐसे सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा कि मोटापा की वजह से कोई कैसे नहीं कंसीव कर पा रहा है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आप मोटे भी होते हैं। तो मोटापा कैसे एक कारण है वो समझना चाहेंगे। देखिए,
अगर आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक कट काठी की है तो आपको बीमारियां कम होंगी। अभी हम देख रहे हैं छोटे उम्र से ही, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो, पुरुष हो, आदमी हो, ओवरवेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, ग्राउंड अब नहीं रहा है, तो आप वेट बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय तक आपकी बॉडी जो है वो आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, फिर एक समय के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी भी हाथ खड़ा कर देगी। अब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, कभी थायराइड बढ़ेगा, कभी आपका शुगर बढ़ेगा, कभी आप हाइपरटेंशन मतलब आपका बीपी बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि औरतों में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जो कि आपके ओवरीज को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। कई बार ये होगा कि आप इसके बाद भी नहीं अगर वेट लॉस कर रहे हैं, बहुत मेडिकेशन पे चले गए जिसके कारण आपका वेट बढ़ गया। मान लीजिए जैसे कि आपको ट्रीटमेंट करवाना था इनफर्टिलिटी का, आपको ऐसी दवाएं, हार्मोन पिल्स दिए गए जिसके कारण आपका वजन बढ़ गया, या आप आईवीएफ की तरफ चले गए, उसमें आपको हार्मोनल इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं जिसके कारण भी आपका वेट बढ़ने लगता है। तो ये जो मोटापा है ये कहीं ना कहीं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और अगर आप वेट कम नहीं करेंगे, जो कि कॉज है यहाँ पर इनफर्टिलिटी का, तो आप मुझे बताइए जब तक आप कॉज नहीं हटाएंगे तो फर्टिलिटी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी, आजकल महिलाओं में एक समस्या जो शादी से पहले भी और उसके बाद भी देखने के लिए मिलती है, पीसीओएस और पीसीओडी। जब आपकी जो पीरियड्स है वही अगर नॉर्मल तरीके से नहीं आ रहे हैं, कभी कभी महीने में बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली आ जा रहे हैं या फिर कई कई महीनों तक नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में प्रेग्नेंट होना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो पीसीओडी और पीसीओएस की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही है? देखिए, मेरे पास अभी ना 8 साल 9 साल की बच्चियां भी आ रही हैं जिनको अभी पीरियड्स चालू हो गए हैं। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो ये जो महीना चालू होता था बच्चियों में वो 12 साल का अप्रॉक्स एज होता था, अब 8 साल 9 साल में हो जा रहा है। जंक फूड तो है ही, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं हम, पूरे टाइम हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। बच्चे भी स्कूल में इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हैं कि नहीं आपको परफॉर्मेंस करना है, पेरेंट्स का प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, साथ में जो बच्चे हैं साथ में वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चे को भी कहीं ना कहीं वो कंपटीशन वाला फियर आ जाता है जिसके कारण स्ट्रेस बनता है और बच्चा जो है एंजाइटी में चला जाता है। फिर मैंने बोला कि जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करता है जिसके कारण आपकी पीरियड जो है, साइकिल है, वो इरेगुलर होने लगती है। कई बार बच्चों में थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, मोटापा है जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये तो बच्चों का फेवरेट हो गया है खाने में, तो इसके कारण भी वो ओवरवेट हो जाते हैं जिसके कारण वो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है। आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स हैं, ये सब इंक्रीज होते जा रहे हैं जिसके कारण आपका जो ओवरीज होता है, अगर आपने पीसीओडी बोला है तो पीसीओडी बेसिकली क्या है, आपका जो अंडा है, ओवरीज हैं, उसमें हर महीने एक फॉलिकल आता है, वो मैच्योर होगा कुछ दिन में, वो बाहर निकलेगा, कुछ दिन वेट करेगा, अगर फर्टिलिटी नहीं हुई तो वो फिर बह जाएगा और उसी को हम पीरियड्स बोलते हैं। अब पीसीओडी में क्या होता है कि ये फॉलिकल तो बना लेकिन ये मैच्योर नहीं हुआ क्योंकि इसको समय से वो हार्मोन्स नहीं मिले जो उसको मैच्योर होने में हेल्प करते थे। अब ये क्या हुआ है, उस महीने पीरियड्स नहीं होंगे, ये वहीं इकट्ठा हो गया, इसको बाहर निकल जाना चाहिए था, ऐसे करके हर महीने बहुत सारे होंगे और छोटे 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 फॉलिकल्स आपके ओवरीज में इकट्ठा हो जाते हैं और ये पीसीओडी पे चला जाता है। कई कई महीने नहीं आएंगे तो आपको कैलकुलेशन नहीं होगा कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। जब ओवुलेशन ही नहीं होगा, अंडा नहीं मैच्योर होगा, तो वो फर्टिलाइज कैसे करेगा। इसलिए आप देखेंगे कि पीसीओडी में चाहे वो बच्चे हों या 20 ईयर्स वाले हों या 30s वाले हों, अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको पहले पीसीओडी ठीक करना होगा, क्योंकि अगर पीसीओडी है तो ओवुलेशन नहीं होगा तो बच्चा होने की संभावना तो कहीं से भी नहीं बनती है। जी डॉक्टर, आज हम जो बांझपन है उसका होम्योपैथी चिकित्सा में क्या उपचार है वो समझना चाह रहे हैं, तो किस सिद्धांत पर होम्योपैथी जो है वो काम करती है इस विषय में? देखिए, होम्योपैथी जो है वो कॉज के बेस पे, साइन सिम्टम्स के बेस पे होती है। जैसे कि अभी हमने बात की पीसीओडी के लिए, मान लीजिए मेरे पास 2 पेशेंट्स आते हैं जिनको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू डायग्नोस करते हैं कि दोनों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। एक पेशेंट को पीसीओडी इसलिए है क्योंकि उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, दूसरा मान लीजिए सारे बाकी मेरे ब्लड टेस्ट नॉर्मल आते हैं मगर पीसीओडी हर महीने रेगुलर साइकिल नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस उसका कॉज है जिसके कारण उसको पीसीओडी और वो इनफर्टिलिटी पे चला जा रहा है। तो होम्योपैथी में हम क्या करेंगे, दोनों महिलाओं का सर से लेके पैर तक सारे साइन सिम्टम्स लेंगे। खाली पीसीओडी के बेस पे हमको दवा नहीं देनी है, उसका मेंटल कैसा है, अभी फिजिकल कैसा है, स्ट्रेस कैसा है, घर में उसको कैसे व्यवहार किया जा रहा है, उसकी फैमिली लाइफ कैसी है, खान पान कैसा है, कहीं वो इंसुलिन रेजिस्टेंट तो नहीं है। तो
इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कॉज को ट्रीट करना चालू करेंगे। एक बार मेरा पीसीओडी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में नॉर्मल हो जाएगा, फिर हम उनको हेल्प करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के साथ, जो कि उनकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे चांस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव कर लें। जी, होम्योपैथी में उपचार है, इसकी भी जागरूकता पहले तो बहुत कम है। उसके अलावा एक सवाल ये भी उठता है कि क्या होम्योपैथी से ही केवल पूरा उपचार हो सकता है इनफर्टिलिटी का, या फिर साथ साथ में आपको अन्य दवाएं भी चलानी पड़ेंगी, एलोपैथी भी आपको साथ में रखना ही पड़ेगा? देखिए, अगर कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि एक कॉज ये हो सकता है कि आपको यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ, जिसके कारण पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हुए और आपके जो फेलिपियन ट्यूब्स होते हैं दोनों साइड में, वो किसी कारण से ब्लॉक हो गए। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो आपको मदद करती हैं बिना किसी सर्जरी, बिना किसी और दवाओं से ये ब्लॉक ट्यूब्स को खोलने में। लेकिन मान लीजिए कभी उस व्यक्ति का कोई पुराना सर्जरी हुआ था जिसके कारण वहाँ पे स्ट्रिक्चर्स हो गए हैं या कट लग गया है या उसने बंधवा लिया है, उसके लिए तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। बट जहाँ पे दवाएं हैं और अगर एनाटॉमिकली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें अगर कोई चेंजेस नहीं आए हैं तो होम्योपैथी वर्क कर सकती है, चाहे वो पीआईडी के केसेस हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, या तो एडिनोमायोसिस हो, पीसीओडी हो, थायराइड का इशू हो, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो। और अभी आपने ये भी सुना होगा, मुझे जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मैसेजेस आते हैं कि मेरा ना AMH बहुत लो है, क्या मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं। मेरे पास इसका आंसर है येस। अगर आपका लो AMH है तब भी आप नेचुरली होम्योपैथी के थ्रू माँ बन सकते हैं, आपको और कोई पद्धति का ज़रूरत नहीं है। हम पहले आपको दवाएं देंगे, दवाई से आपको कोशिश करेंगे कि जो आपका अंडा है उसकी क्वालिटी को अच्छा करें। AMH का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकते, उसका मतलब ये होता है कि आपका एग क्वालिटी जो है या नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो वो तो एज के साथ वैसे भी कम होने ही हैं, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ा के फिर हम आपको अच्छी प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ा सकते हैं। तो होम्योपैथी के थ्रू भी आपको आराम से रिजल्ट मिल सकता है। शर्त यह है कि आपका डॉक्टर सही होना चाहिए, आपको हिस्ट्री सही देना होगा और जितना समय आपसे डॉक्टर मांगता है आपको उतना देना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 महीने 2 महीने का प्रोसेस नहीं है। मिनिमम आप मान के चलिए 6 महीने से 1 साल आपके कॉज को तो हटाने में लग जाएंगे। उसके बाद आप आराम से नेचुरली होम्योपैथी के साथ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। जी, आप बता रही हैं कि अगर आपको इलाज चाहिए होम्योपैथी में निसंतानता का, तो आपको एक समय तो देना ही पड़ेगा, 6 महीना 1 साल तो। लेकिन कब हमें पता चलेगा कि निसंतानता है? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी नवयुगल की शादी हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही समय में आप प्रेगनेंसी हो जाए। कितने समय, कितने अंतराल तक आप इंतज़ार करेंगे कि अब जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर महिला की एज 35 ईयर्स के नीचे है और उन्होंने 6 महीने बिना किसी प्रिकॉशन के कोशिश की है कंसीव करने की और अगर नहीं हो पा रहा है ये 1 साल में, तो आप मान लीजिए निसंतानता हो सकती है, आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। अगर हम 35 एज के ऊपर की बात करें तो 6 महीने अगर आपने बिना किसी प्रिकॉशन के कोशिश की है कंसीव करने की प्रेगनेंसी के लिए और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आपके पेट में लगातार दर्द है, आपके जो महीने हैं वो इरेगुलर हो रहे हैं या आपको हमेशा ब्लोटिंग फील होती है, अच्छा नहीं लगता है, हमेशा आपके योनि से सफ़ेद पानी की शिकायत हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कारण है तो भी आप इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर हम पुरुषों के बारे में बात करें, जो कि हमारा जो सोसाइटी है बहुत कम करती है, हमें लगता है कि अगर इनफर्टिलिटी है तो वो खाली औरत के ही कारण हो सकती है, तो ये गलत है। दोनों को बराबर चेक करना चाहिए, ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो पुरुष में अगर हम बात करें कि इनफर्टिलिटी वाला है तो कई बार क्या आता है, एनाटॉमिकली अगर जो उनके लिंग है उनमें कुछ चेंजेस हैं तब भी हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो। फीमेल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर स्पर्म काउंट्स कम हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कम है, उनकी मोर्टेलिटी कम है, तो उसमें भी होम्योपैथी पे आप जा सकते हैं। तो आप इन पे भी ध्यान दें। तो जब भी आप शादी कर रहे हैं और आप प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए और 6 महीना अगर आपको हो गया है तो आप ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। उनके गाइडेंस पे अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हो सकता है आप जल्दी कर सकें। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए, फर्टिलिटी की तरफ देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपने आजू बाजू वालों से नहीं कंसल्ट करें, आप स्पेसिफिकली डॉक्टर के पास जाएं जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं। इससे फ़ायदे ये होंगे कि आप अपनी बॉडी ख़राब नहीं करेंगे, आप अपना समय ख़राब नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि हमने कुछ जड़ी बूटी खाई और 8 महीने हो गए, अभी तक हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। इससे क्या होगा, आप अपनी
गिव अप करना चालू कर देंगे, आपस के आपके रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, तो हो सकता है आप जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो भी फिर आप कैसे कंसीव कर पाएंगे। जी, हमने कारण तो सारे बताए, लेकिन प्रिवेंशन क्या है? क्या कुछ ऐसा परहेज़ है जो महिलाएं कर सकती हैं कि आप ये ना खाएं, ये ना करें, तो आपके चांसेस जो हैं कंसीव करने के बढ़ जाएंगे? देखिए, पहले तो आप सही समय रहते हुए शादी कर लें। तो मेरे हिसाब से जो हम मेडिकली लोगों को सजेस्ट करते हैं विमेन के लिए, 25 से 30 साल अच्छी एज है शादी करने की। आप बहुत अच्छा फर्टाइल रहते हैं, तो अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी भी नहीं है, फिर भी 90 to 95% चांसेस हैं कि आप बिना किसी मेडिकेशन के नेचुरली कंसीव कर जाएंगे। अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़, आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाओं में, पुरुष में तो है ही, महिलाओं में भी शराब का सेवन, स्मोकिंग, नशे की आदत, जंक फूड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, या किसी तरीके की दवाइयाँ पे पेट में दर्द हुआ तुरंत दवाई खा ली। तो अगर आप ये सब करते हैं तो ये आपको बंद करना होगा। एक्टिव रहना होगा। काम सबके पास है, लेकिन 24 घंटे में अगर आप 30 मिनट भी अपने लिए निकालते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, रनिंग जॉगिंग करते हैं, जुम्बा डांस कुछ भी करते हैं, तो ये हेल्प करता है आपके बॉडी के ब्लड फ्लो को बराबर करने में, जिससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो प्रॉपर रहते हैं, और कई बार ये आपके स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। तो खाने पे ध्यान दीजिए, जंक फूड कम खाइए, प्रोसेस फूड कम खाइए, शुगरी पैक्ड फूड जितना आप अवॉइड करेंगे आप फर्टिलिटी को उतना बचाते हैं, चाहे ये महिलाएं हों या पुरुष हों। अल्कोहल, स्मोकिंग, नशे से दूर रहिए। ऐसी दवाएं अगर आप सेवन कर रहे हैं जिसके कारण आप प्रेगनेंसी नहीं कर पाते हैं, तो फिर उनको भी आप डॉक्टर की मदद से छोड़ें, रोकें, और फिर आप प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ें। जी डॉक्टर, होम्योपैथिक चिकित्सा पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप बताना चाहें जो अगर कुछ महिलाएं जो प्रेगनेंसी की ओर बढ़ रही हों या कंसीव करना चाह रही हों तो वो ले सकती हैं और वो जल्दी कंसीव कर पाएंगी? देखिए, होम्योपैथी में जैसे मैंने बोला कि सिम्टम बेस्ड रहता है। 2 महिलाओं का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दोनों की दवाएं अलग होंगी क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम है वो दोनों का अलग है। तो मैं दवाओं का नाम तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि ये सिम्टम बेस्ड है। क्या कॉज है, जब तक हम कॉज नहीं जानेंगे हम दवा कैसे बता सकते हैं। बट हाँ, ये बोल सकती हूँ, मान लीजिए जैसे आपके पास ना PCOD का प्रॉब्लम चल रहा है, या आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड है, या आपको कंटिन्यूसली पीरियड्स के टाइम पेन होता है, या PCOD नहीं है लेकिन आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर है, तो इन बेसिस पे आपको होम्योपैथी दवा हम दे सकते हैं, जिसके कारण आप हो सकता है नेचुरली कंसीव कर जाएं। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दवाएं आप लोग अपने से खाने लगे, कि कितने डोजेज हैं, कितने दिन खाना है, वो आपको डॉक्टर ही सजेस्ट करता है, तो प्लीज़ अपने से मत लीजिएगा। कुछ कॉमन मेडिसिन है जो हम इनफर्टिलिटी पे यूज़ करते हैं अपने फीमेल पेशेंट्स पे, जैसे कि पर्सिटिल्ला हो गया, सीपिया हो गया, नाट्रोम्यूर हो गया है, कैल्केरिया कार्ब हो गया है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। हम मेल के बारे में बात करें तो हाँ, होम्योपैथी में मेल्स के लिए भी ऐसी दवाएं हैं जो कि हेल्प करती हैं उनके स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में। अगर उनमें एबनॉर्मलिटी है तो उनके भी साइज़ को, शेप को ठीक करने में मदद करती है। बट वो भी आप कम से कम 3 से 6 महीने जब दवा लेते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जी, आप चर्चा कर रही थी, आपने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर निसंतानता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं के ही कारण हो, पुरुषों में भी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है, और इसकी वजह से कई भ्रांतियाँ भी जो हैं वो समाज में फैली रहती हैं। जैसे कि आप कई बार सुनेंगे, लोग कहेंगे कि ग्रामीण महिलाओं को ये दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ शहरी महिलाओं की ये समस्या है। तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके क्लिनिक में सभी लोग आते हैं, तो क्या इसमें मिथ्या है और कितनी सत्य बात है ये कि सच में ग्रामीण महिलाओं को ये दिक्कत कम होती है? देखिए, ऐसा नहीं है, ये एकदम मिथ है कि ग्रामीण महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं होती है और शहर वाली महिलाओं को प्रॉब्लम होती है। अगर आपने अपनी बॉडी को अब्यूज़ नहीं किया है, आप रात में अच्छे से सो रहे हैं, आपका प्रीवियस कोई मिसकैरेज नहीं हुआ है, अबॉर्शन नहीं हुआ है, चाहे वो शहर में रहते हों या गांव में रहते हों, अगर आपकी बॉडी यंग है, आपका एज ठीक है, हार्मोन्स ठीक है, आपके ऑर्गन्स में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। जी, संतान प्राप्ति के लिए एक जो बहुत ही कॉमन ट्रीटमेंट है जो हम सभी सुनते रहते हैं और इसके बड़े बड़े होर्डिंग्स भी हम हमेशा देखते रहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये कैसे काम करता है? यदि सारे ऑप्शन बंद हो जाएं और यही अगर अपनाना हो तो कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, IVF का प्रचलन तो बहुत हो गया है क्योंकि अब लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा कॉमन देखे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार IVF के तरफ जाएं। मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं
जिनके 2 IVF 3 IVF फेल हैं और उसके बाद भी उन्होंने हमारी दवाएं ली हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया है कुछ समय के लिए और वो कंसीव कर गए हैं। जैसे कि आपने पूछा कि IVF आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रचलन में है, तो क्या है प्रोसेस? तो वैसी महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बॉडी से उनका एग हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर। जो पुरुष होता है उनका स्पर्म लेते हैं, ट्यूब के अंदर इन दोनों को फर्टिलाइज करते हैं, जो कि फीमेल बॉडी में फेलिपियन ट्यूब्स में जाकर के होता है। तो ये उसके बॉडी में ना करके हमने क्या किया, ट्यूब में दोनों का फर्टिलाइजेशन किया। जब हमारा जाइगोट फॉर्म हो गया, मतलब जो हमारा मेन चीज़ है, जब वो फॉर्म हो जाता है उसको फिर हम एक प्रोसीजर के थ्रू यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट कर देते हैं और धीरे 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 वो बढ़ने लगता है और यही आपकी प्रेगनेंसी होती है। बट ये ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर IVF आपने पहली बार करवाया है तो ये सक्सेसफुल होगा। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, बहुत सारे साइकिल्स के बाद हो सकता है आपको सक्सेस मिले। कई बार हो सकता है आपको हर बार निराशा मिले। IVF जितना सुनने में इजी लगता है, फीमेल के लिए, महिला के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट जर्नी है, क्योंकि मेल फीमेल दोनों बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं कि हम IVF कर रहे हैं। खर्चा है, बॉडी में बहुत हार्मोन्स इंजेक्शंस देते हैं, बाहर से हार्मोन्स खिलाते हैं, और जब ये फेल हो जाता है तो वो जो हमने स्ट्रेस एंजाइटी के बारे में बात किया, ये उस औरत के दिल में बहुत घर कर जाती है। तो हो सकता है एक कारण ये भी हो कि हमने इतनी मेहनत की, ट्राई किया, लास्ट ऑप्शन था IVF और वो भी फेल हो गया। तो वैसी महिलाओं और पुरुष के लिए कि अगर आपने IVF किया है और वो फेल हो गया है तो भी आप नाराज़ ना हो, दुखी ना हो। होम्योपैथी अभी भी आपके लिए एक किरण है, आपको सिर्फ समय देना है। बॉडी आपका नेचुरल तरीके से भी यहाँ कंसीव कर सकता है। जी डॉक्टर, हमारी चर्चा में हमने दोनों के कारण डिस्कस किए कि पुरुषों में क्या कारण हो सकते हैं और महिलाओं में क्या कारण हो सकते हैं। रेशियो क्या है, इनफर्टिलिटी की रेशियो जो है वो महिलाओं में ज़्यादा है या पुरुषों में ज़्यादा है? अगर हम रेशियो के बारे में बात करें तो फीमेल इनफर्टिलिटी ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल फर्टिलिटी, क्योंकि जब जो फीमेल होती है, जब वो अपनी माँ के गर्भ में होती है और जब डिसाइड होता है कि वो मेल बच्चा बनेगा कि फीमेल बच्चा बनेगा, अंडे कितने होंगे वो उसी दिन डिसाइड हो जाता है। तो मान लीजिए अगर X अमाउंट का अंडा है तो वो इतनी ही एज ब्रैकेट में चलेगा, तो फीमेल के पास सिर्फ इतना ही समय है, इसी एज में उसको विंडो में प्रेगनेंसी करनी है, नहीं तो दिक्कत होगी। मेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, जब तक वो जिंदा रहेंगे, वो फर्टाइल रहेंगे, स्पर्म काउंट्स रहते हैं, तो इसलिए मेल के पास समय ज़्यादा होता है, फीमेल्स के पास समय कम होता है, क्योंकि वो जब तक पीरियड्स हो रहे हैं तब तक चांसेस हैं उनके पास माँ बनने का, और एक बार अगर पीरियड्स बंद हो गए तो फिर वो माँ नहीं बन सकते। हाँ, सैरोगेसी या कुछ और अगर नया तरीका है तो वो है, अदरवाइज नेचुरली तो आप नहीं बन सकते। इसलिए अगर हम बात करें तो फीमेल्स में ज़्यादा इनफर्टिलिटी देखी गई है मेल के कंपैरिजन में। जी, जब हम महिलाओं में निसंतानता की बात कर रहे हैं तो ये एक डिस्कशन भी आ जाता है कि उन पर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि आपको माँ बनना बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेस भी वहाँ पर एक फैक्टर है, और स्ट्रेस के वजह से भी निसंतानता होती है। तो ये समझना चाहेंगे कि फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकती है वहाँ पर, बाकी जो उस महिला के साथ लोग हैं वो उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि मेंटली तो कम से कम उस पर इस तरीके का दबाव ना हो। ये बहुत कॉमन है और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि आजकल लेट मैरिजेस हो रही हैं, विमेन जो हैं वो करियर ओरिएंटेड हो गई हैं, दोनों बाहर जा रहे हैं, वर्क प्लेस में बहुत स्ट्रेस है। आप ये समझिए जब लेट एज में मैरिज कर रहे हैं तो दोनों पति पत्नी को इतनी समझ है कि उनको कब कंसीव करना है, नहीं करना है। शादी हुई 30 साल 32 साल में अगर शादी हो रही है लड़की की, तो आप सबसे पहले लड़की के पीछे दूसरे दिन से पड़ जाएंगे कि शादी करना है, कर लिया है तो बच्चे कब कर रहे हो। आप उनको समय दीजिए, और अगर बोलना है तो थोड़ा सा तरीका पोलाइट होना चाहिए। सोसाइटी क्या बोलती है आप उसके बारे में मत सोचिए, आप हमेशा अपने बेटे बहू या बेटी दामाद को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप एक पहला स्टेप ले रहे हैं उनको एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने में, क्योंकि मैंने बताया आपको कि स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज होता है। तो आपने अगर यहाँ से निश्चिंत कर दिया उन लोगों को, तो फिर वो अपने करियर पे ध्यान दे सकते हैं और डिस्कस आराम से करके, और फिर वो अपना समय लिमिट पर प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर के परामर्श से करें या कुछ टाइम के बाद करें, लेकिन वो करेंगे। आप अगर प्रेशर देने लगते हैं तो हो सकता है औरत हो या आदमी हो, दोनों में से कोई भी,
किसी कारण से, क्योंकि आपने प्रेशर बोला, तो वो नहीं करेंगे। और ये देखा गया है कि मैं जब से इस घर में आई हूँ या हमारी जब से शादी हुई है, जब देखो खाली बच्चा 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 करता है। किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं अगर बाहर से आई हूँ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं एडजस्ट हो पा रही हूँ आपके घर में कि नहीं हो पा रही हूँ, मैं रेडी हूँ या वो आदमी रेडी है कि नहीं है कि बच्चा उसको करना है। तो सोसाइटी को, फैमिली को मैं यही एक संदेश देना चाहूँगी, ये आपका जॉब नहीं है समझाना उन्हें बच्चा कब पैदा करना है। थोड़ा समय दीजिए, और जिनका लंबे समय हो गया है और बच्चा नहीं हो रहा है तो प्लीज़ मत पूछिए कब करोगे बच्चा। कुछ तो कारण होगा, इसलिए आज वो माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं, और आप बार बार बोल के उनको इतने ज़ोर से धक्का दे रहे हैं कि वो हड़बड़ में कभी ना कभी गलत डिसीजंस ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये मत कीजिए, बी नाइस एंड पोलाइट। आपके जितने लोग हैं उनको डिसीजन लेने दीजिए। जी डॉक्टर, लेट मैरिजेस और करियर जो है आपने एक बहुत बड़ा कारण बताया कि जिसके वजह से बाद में आपको कंसीव करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या करियर के लिए कई बार महिलाएं होती हैं कि शादी भी कर ली और कंसीव भी कर लिया, लेकिन शुरू में बच्चा नहीं रखना था, अबॉर्शन करवा लिया, पर बाद में जाकर के डिसाइड किया कि अब बच्चा करना है। तो क्या शुरुआती दौर में अगर अबॉर्शन कराया है तो शरीर में कुछ बदलाव हो जाते हैं? क्या आगे चल कर के कंसीव करने में दिक्कत होगी? हाँ, अगर आपने पहला अबॉर्शन करवा लिया या अपने से हो गया तो क्या हुआ, आपका यूट्रस में कहीं ना कहीं स्कार हो गया, जिसके कारण जब आप दूसरी बार प्लान प्रेगनेंसी चाह रहे होंगे तो हो सकता है 90% चांसेस कि आप कंसीव ना कर पाएँ। वैसी महिलाएं या पुरुष जो कि करियर ओरिएंटेड हैं और बाद में करना चाहती हैं, अभी मेडिकल साइंस में बहुत सारे चीज़ आ गए हैं, होम्योपैथी में तो नहीं है, बट आप अपना एग जो है वो फ्रोज करवा सकते हैं। प्रोसेस है, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं। और जब आपको लगे कि आप रेडी हैं माँ बनने के लिए, आपका करियर ठीक हो गया है, आपका हस्बैंड के साथ अच्छा चल रहा है, तब फिर आप उस प्रोसेस से आगे जाकर के माँ बन सकते हैं। और पहला चीज़ ध्यान रखिए, या तो आप प्रेगनेंसी प्लान मत करिए, और अगर आपने प्लान किया तो उसको अबॉर्ट ना करें, क्योंकि कई बार आप प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाते हैं। तो यस, आपने सही पूछा क्वेश्चन कि पहली बार में अबॉर्शन किया या हो गया नेचुरली, तो सेकेंड टाइम आपको प्रेगनेंसी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जी डॉक्टर, मिसकैरेजेस भी बहुत कॉमन हो गए हैं, तो मिसकैरेजेस अगर हो रहे हैं बार बार तो क्या इसको भी निसंतानता के ही कैटेगरी में डालेंगे? क्योंकि आप प्रेग्नेंट तो हो रहे हैं लेकिन फाइनली फिर जो है बच्चा नहीं हो पा रहा है बार बार, तो इसको भी इसी कैटेगरी में? हाँ, इसको भी हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के केस में देखते हैं। क्यों मिसकैरेज हो रहा है, कई बार हम वो नहीं दिखाते हैं डॉक्टर के पास जाके, कई बार हम अपना ही सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं कि हाँ एक बार बच्चा हुआ, हमने खाया नहीं इसलिए हो गया, या मैं गिर गई तो ये वाला प्रॉब्लम हो गया। तो उस कंडीशन में आप ये समझिए कि अगर बार बार मिसकैरेज हो रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। आप डॉक्टर के पास जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, और ये जो इनफर्टिलिटी वाला केस है आपके साथ, वो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और निसंतानता पर इतने विस्तार से एक एक चीज़ बताने के लिए। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग बीमारियों पर चर्चा करते रहते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको स्वास्थ्य चर्चा के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।